हेलो स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ वीडियो यहाँ पर 35 से 40 मिनट का है और इस यूनिट 1 की वीडियो में हमने ऑलरेडी अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन को कवर कर रखा है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जैक्ट एग्जाम लेवल पर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, तो आंसर की यहाँ पर प्रॉपर लेंथ है और क्या क्या उनमें स्टेप आने और एकदम हमने प्रॉपर लॉजिकल वे में उनको एक्सप्लेन किया है। तो आपको साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर बैठना है, जितने भी आंसर्स हैं उनकी हेडिंग यहाँ पर प्रॉपर अपने आप कॉपी में लिखते जाएंगे और यहाँ पर साथ ही साथ इन आंसर्स को पढ़ते जाएंगे। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, जो हमारे टेलीग्राम में यहाँ पर नीचे लिंक में पीडीएफ आपको मिलेगा, तो उन सारे नोट्स के पीडीएफ को पढ़ना है और आप देखेंगे हार्डली यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे में एक यूनिट रेडी हो जाएगी। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सो हेलो सेकेंड ईयर सीएसई स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमारे सीओ एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम टाइम है। और यहाँ पर सीओ में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं, तो थ्योरी को डायरेक्ट रटना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आज इस लेक्चर के थ्रू यहाँ पर हमारी सारी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। कम से कम हमने 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है और यहाँ पर इन आंसर्स की लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, इसकी हमें टेंशन नहीं लेना है। ये एग्जैक्ट इन नोट्स को ऐसे ही बनाया गया है कि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देखें, दोबारा एक बार इन पीडीएफ को पढ़ें और इन आंसर्स को पढ़ें और आपको एक ही बार में ये आंसर्स याद हो जाएं, ताकि आप इनको सीधा अपने पेपर में लिखकर आ पाएं। और आपको ये एग्जैक्ट डिटेल नोट्स हमारे टेलीग्राम में मिलेंगे, जिसकी लिंक यहाँ पर नीचे है, तो आपको ये नोट्स को डाउनलोड जरूर करना है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लॉजिकली चीज़ों को समझना। पहला यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल, डिस्कस द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, पहले यहाँ पर हम सबसे पहले ध्यान देते हैं फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल पे। इसका नाम ही हमको समझ में आ रहा है कि फैच एग्जीक्यूट। ठीक है, अब हम इसके आंसर पे जाते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, द इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसके अंदर क्या आता है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सही बात है, अगर एक सीपीयू कुछ ऑपरेशंस करेगा तो 3 ही तो चीजें करेगा, डेटा फैच करेगा, इसको डिकोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। 3 स्टेप। ठीक है, सिंपल। अ कंप्यूटर प्रोग्राम एक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि मेन मेमोरी में स्टोर्ड है। अब इसमें क्या होगा, सिंपल वही जो मैंने इतना हिंदी में बताया, सिंपल उसका इंग्लिश मतलब लिखा हुआ है कि द सीपीयू एक कुछ प्रोसेस को परफॉर्म करेगा यहाँ पर, जिनको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, जिसके 3 पार्ट है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। हम सीधे समझते हैं यहाँ पर कि जैसे ही कंप्यूटर बूट होता है यहाँ पर, तो ये साइकिल्स रिपीट होना चालू हो जाती है और यहाँ पर फिक्स्ड साइकिल होना स्टार्ट हो जाती है। इसके पहले हम कुछ की रजिस्टर समझेंगे जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब इन रजिस्टर्स को हम लॉजिकली समझते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, जैसे ही कंप्यूटर मान लीजिए प्रोसेस हो चुकी है, तो अगली प्रोसेस होगी, तो वहां पर काम आएगा प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये क्या करेगा, जो अगली प्रोसेस होनी है उसका यहाँ पर क्या रखेगा, अगले इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर कर लेगा, जो अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होना है। सेकेंड इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। जो अगला इंस्ट्रक्शन होना है इसमें उसका एड्रेस स्टोर होगा। फिजिकल होल्ड्स द फिजिकल मेमोरी एड्रेस ऑफ द एड्रेस दैट सीपीयू वांट्स टू रीड। सेकेंड इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। अगर किसी इंस्ट्रक्शन का कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसका एड्रेस होगा यहाँ पर, एड्रेस है तो उसका डेटा होगा यहाँ पर। तो MDR क्या करेगा, उसका यहाँ पर डेटा रखेगा, होल्ड्स द एक्चुअल डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट वाज जस्ट रीड फ्रॉम द मेमोरी। तो उस मेमोरी एड्रेस से जो डेटा निकाला है उसको यहाँ पर ही रखेगा। थर्ड इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो हमने यहाँ पर डेटा निकाला है, उस डेटा में जो भी इंस्ट्रक्शन था, तो उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर IR रजिस्टर होल्ड करके रखेगा, जिससे सीपीयू फर्दर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ले लेगा। फिर आता है यहाँ पर मेन। अब यहाँ से स्टार्ट होती है सारी साइकिल्स को हम लॉजिकल तरीके से समझते हैं। पहला है फैच साइकिल, सीपीयू डेटा को लेगा। अब डेटा को कैसे लेगा, तो डेटा को लेगा 4 स्टेप में। हम एक एक करके सारे स्टेप्स यहाँ पर देखते हैं। पहला स्टेप, मान लीजिए एक प्रोसेस यहाँ पर हो चुकी है, एक एग्जीक्यूशन साइकिल हो चुकी है, ऐसा ही लेट करते हैं। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में अगला स्टेप ऑलरेडी, अगला इंस्ट्रक्शन या जो भी अगला काम होना है वो पहले से ही स्टोर है। सो स्टेप 1, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस है वो कहाँ कॉपी हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस से। तो लो प्रोग्राम काउंटर से वो मेमोरी एड्रेस में चला गया।
अब स्टेप 2, अगर वो मेमोरी एड्रेस से है तो मेमोरी एड्रेस क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट एक रीड कमांड लेगा, रीड कमांड भेजेगा वो मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी से क्या होगा, जिस उस एड्रेस पे जो डेटा स्टोर था वो कहाँ आएगा, एमडीआर के पास आएगा। तो सिंपल, मेन मेमोरी से वो डेटा एमडीआर के पास आ गया, मतलब एमएआर ने एड्रेस दिया मेमोरी को, मेमोरी ने वो डेटा एमडीआर को दे दिया। थर्ड स्टेप आ रहा है यहाँ पर, जैसे ही डेटा एमडीआर के पास आया वहीं से वहीं क्योंकि अब अगला इसके बाद भी एक इंस्ट्रक्शन होगा, तो वहीं प्रोग्राम काउंटर प्लस 1 हो गया, मतलब उसका एड्रेस एक स्टेप बढ़ गया। तो वहीं पे प्रोग्राम काउंटर अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर लेगा, तो प्रोग्राम काउंटर अगले इंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो करंट डेटा आया था वो एमडीआर के पास था, तो एमडीआर से अब वो डेटा आईआर के पास चला जाएगा। आईआर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब कि अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही वो है जहां से सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को, उस डेटा में से जो इंस्ट्रक्शन निकल के आया उसको फेच करेगा, उसको लेगा और उसको डिकोड करेगा। तो ये हमारी 4 स्टेप में थी यहाँ पर। पहले फेच साइकिल, जिसे हमने सिंपल क्या किया, पीसी में इंस्ट्रक्शन एड्रेस था, उस एड्रेस को एमएआर के पास ले गए, एमएआर ने मेमोरी को भेजा, मेमोरी ने वो इंस्ट्रक्शन एमडी जो डेटा आया उसको एमडीआर को भेजा, एमडीआर ने उसमें से जो इंस्ट्रक्शन निकल कर आया एग्जीक्यूट होने के लिए उसको आईआर के पास भेज दिया। बहुत सिंपल स्टेप्स थे। अब हम आते हैं, अब हमने फैच कर लिया तो हम डेटा को डिकोड करेंगे। डेटा को डिकोड करने के लिए 3 स्टेप हैं। पहला, मान लो कुछ इंस्ट्रक्शन आता है हमारे पास, सिंपल ए प्लस बी हो सकता है या ए मल्टीप्लाई बाय बी हो सकता है, कुछ भी ऐसे इंस्ट्रक्शन निकल के आया। तो एक डेटा के हमेशा 2 पार्ट होते हैं, आगे के लिए भी याद रखना है। ये जो ए बी है, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर नहीं दिखता है, ए प्लस बी, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड, क्योंकि हम इनके ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। सेकंड, ये बीच का जो साइन होता है या फिर जो कमांड हमको अप्लाई करनी होती है उसको हम कहते हैं ऑप्ट कोड। तो एक डेट जो इंस्ट्रक्शन आईआर में था उसके पास 2 टाइप के डेटा थे, उसके पास ऑपरेंड और ऑप्ट कोड था। तो द इंस्ट्रक्शन इज मैथमेटिकली स्प्लिट इनटू 2 मेन पार्ट। जो आईआर से इंस्ट्रक्शन आया, सीपीयू ने क्या किया, उसको ले लिया और 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ऑपरेंड और ऑप्ट कोड में। अब ऑप्ट कोड क्या है, वही ऐड, लोड, जंप, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी टाइप का इंस्ट्रक्शन है, और ऑपरेंड वही डेटा है। अब सीपीयू के पास क्या है, कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या है, हार्ड वायर्ड यूनिट है, मतलब पहले ही से सब कुछ इसमें सेट है। ऑप्ट कोड के अभी क्या करेगा, ऑप्ट कोड को लेगा। ऑप्ट कोड क्या था इसमें, प्लस माइनस डिवीजन, उसको यहाँ पर ये समझेगा कि करना क्या है। सेकंड, यहाँ पर डेटा को लेगा, ऑपरेंड को लेगा, और दोनों को यहाँ पर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को फायर करेगी कंट्रोल यूनिट, उसको ट्रांजिस्टर्स के पास फिजिकली करने के लिए। फिर थर्ड स्टेप इज इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन। अब हो सकता है कि हमें जो यहाँ पर ऑपरेंड मिले हैं हमारी मेमोरी में, हमको जो डेटा मिला है ए और बी, वो असली डेटा ना हो, वो खुद एक एड्रेस हो किसी और डेटा का। तो अगर जो हमारा एड्रेस है, अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था यहाँ पर, या फिर हम इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान ना दें, सिंपल हमको ये लिखना है कि अगर वो जो हमारे पास एड्रेस जो डेटा आया है वो खुद एक एड्रेस था किसी और डेटा के लिए, तो प्रोसेस होने, एग्जीक्यूशन होने के बाद वापस से जो हमारा सीपीयू है उस एक्चुअल लोकेशन के पास पहुंच जाएगा। सिंपल। एंड फिर यहाँ पर आता है फेज 3, थर्ड पार्ट। हमने डेटा को फैच किया, डिकोड किया और एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट तो बहुत सिंपल है कि हम डेटा प्रोसेस करेंगे डायरेक्ट। सो हमारे पास ऑप्ट कोड, ऑपरेंड आ गए हैं। डेटा प्रोसेसिंग में क्या, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इन सिग्नल्स को लेगी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेजेगी। इसी का काम होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना। ये एएलयू अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। जो रजिस्टर्स हैं, यहाँ पर रजिस्टर्स में डेटा स्टोर रहता है, सीपीयू से ही कनेक्टेड रहते हैं, तो रजिस्टर से सारा डेटा लेगी, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को यहाँ पर एएलयू करेंगे और वापस से जो एक्यूमुलेटर, नाम ही एक्यूमुलेट मतलब जमा करना, तो सीपीयू में एक्यूमुलेटर रजिस्टर रहता है, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करके डेटा एक्यूमुलेटर को भेज देगा। अब पहला स्टेप ऑपरेशन हो गया। दूसरा, लोड और स्टोर। अब कंट्रोल यूनिट यहाँ पर बताएगा एक्यूमुलेटर से कि वो डेटा यहाँ पर जाना कहाँ है, वापस मेन मेमोरी में जाना है, किसी इनपुट आउटपुट के पास जाना है, या स्टोरेज के पास जाना है। मतलब कि डेटा प्रोसेस हुआ और उसको जाना कहाँ है। बहुत सिंपल लॉजिकल स्टेप्स थे। फिर इसका लास्ट स्टेप हमारे पास आता है कंट्रोल ऑपरेशंस। मतलब कि
हमने यहाँ पर हमारे एड्रेस को जो हमारे पास डेटा था उसको हमने प्रोसेस कर लिया, हमने उसको स्टोर लोड जो भी करना था वो भी हो चुका है। यहाँ पर एक थर्ड स्टेप आता है जो एक एडिशनल स्टेप है कि अगर किसी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया उसमें कोई कंडीशन लगी थी, इफ देन एल्स, या फिर उससे ही कोई नया इंस्ट्रक्शन निकल कर आया, तो उसका काम है तो कंट्रोल ऑपरेशंस यहाँ पर चेक करेंगे कि किसी और एड्रेस पे जंप तो नहीं करना है, यहाँ पर कैलकुलेशंस को ब्रांच तो नहीं करना है। तो ये काम है कंट्रोल ऑपरेशंस का। फर्दर अगर कोई यहाँ पर यहाँ पर किसी चीज़ को मतलब इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करना है तो यहाँ पर कंट्रोल ऑपरेशंस करेंगे। ये रहा इसका डायग्राम। डायग्राम आपको एग्जैक्ट एज इट इज ही बनाना है। इसका एक और भी टफ डायग्राम है बट आपको सीधा ऐसे ही बनाना है। हमने सिंपली यहाँ पर क्या पढ़ा है कि अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो पीसी से एमईआर में डेटा जाएगा, मेमोरी रीड होगा और एमडीआर से आईआर में जाएगा, प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाएगा। उसको डेटा को हमने फैच किया, फैच करके वो गया डिकोड होने के लिए, तो आईआर से वो डेटा कंट्रोल यूनिट ने निकाला, ऑपरेंड ऑपकोड को अलग कर दिया, वो डेटा गया सीधा एग्जीक्यूट होने के लिए। एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब एएलयू ने एग्जीक्यूट किया, रजिस्टर ने उसको स्टोर किया, ऑपरेशंस फर्दर अप्लाई हुए, वापस से ये साइकिल फिर से रिपीट होने लगी। वो अपनी जगह मतलब डेटा जो अगर एड्रेस में जाना था तो एड्रेस में पहुंच गया, वरना अगर अगला स्टेप होना है तो पीसी +1 हो जाएगा। सेम आपको ऐसे ही बनाना है। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक रजिस्टर्स का रोल क्या है, तो 3 रजिस्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको हम देख लेते हैं। पहला रजिस्टर, हम थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में अगर देखें तो सीपीयू के पास सीपीयू में ही बिल्ट इन अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज रहती है और इनको हम रजिस्टर्स कहते हैं, जो कि बीच बीच में जो सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको स्टोर करते हैं। तो पहला रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का रोल हमने पहले ही देख लिया। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस जो अगला अभी करंट एक इंस्ट्रक्शन चल रहा है जो अगला होने वाला है उसका एड्रेस रखता है जो अगला होने वाला है। तो फिर इसका एक्शन क्या होगा, जैसे ही अगला स्टेप होने वाला होगा इसके सारे कंटेंट्स कहाँ जाएंगे, मेमोरी एड्रेस के पास जाएंगे। हम पहले देख चुके हैं। मेमोरी एड्रेस क्या करेगा, मेमोरी से डेटा फैच करेगा और पीसी का एड्रेस एक फिर बढ़ जाएगा अगली प्रोसेस के लिए, और ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। सेकेंड है एमईआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का सिंपल रोल था कि अगर ये मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करेगा और हमारी मेन मेमोरी तक लेकर जाएगा। वही एमईआर क्या करेगा, डायरेक्टली हमारी एड्रेस बस के साथ कनेक्टेड है एमईआर, तो उस एड्रेस पे जाकर ये चेक करेगा, उस एड्रेस पर जो उसको डेटा मिलेगा एमईआर को, उस डेटा को यहाँ पर रैम किसके पास भेज देगी, यहाँ पर डेटा रजिस्टर के पास। एंड थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर रजिस्टर। तो रोल इसका सिंपली क्या है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन को उस डेटा में से जो इंस्ट्रक्शन निकल कर आया है उसको यहाँ पर रखेगी, उस मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डिकोड होने के लिए रख देगा। वही तो एक्शन इसका यही है कि इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड मेमोरी में, जब एमईआर में यहाँ पर मतलब मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन लोकेट हो गया है सिंपल, तो डेटा बस के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आईआर के पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि डिफरेंसेस के फॉर्म में भी आ सकता है और हो सकता है कि दोनों शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ जाए। तो अगर शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है तो आपको इन्हीं सारे पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन कर देना है, दोनों की डिफरेंसेस को, तो शॉर्ट नोट बन जाएगा। बट हम इसको अभी देखते हैं प्रॉपर डिफरेंस के फॉर्म में। पहले हम देखते हैं बेसिक इंप्लीमेंटेशन, बेसिक यूज क्या है। तो थोड़ा सा हम लॉजिकली समझते हैं ताकि हमको ज्यादा रटना ना पड़े। हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है हार्ड वायर है, मतलब फिक्स होगी, पहले से ही हार्ड वायर कर दी गई है। और माइक्रो प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अब यहीं से हमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बेसिक इंप्लीमेंटेशन क्या है, इसमें क्या इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट। तो हार्डवेयर कंपोनेंट से बनी है, जैसे कि लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप एंड कॉम्बिनेट्रिक्स सर्किट। माइक्रो प्रोग्राम लेकिन किससे बनी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्लीमेंट की गई है। इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है बहुत सारे जो कि डेडिकेटेड कंट्रोल मेमोरी उसके अंदर स्टोर है। एग्जीक्यूशन स्पीड, अब अगर हार्ड वायर है तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी क्योंकि पहले से ही सब चीजें वहां पर फिक्स हैं, कुछ भी चीज चेंज नहीं होगी, कुछ भी सॉफ्टवेयर टाइप की चीज रन नहीं करेगी, ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा।
तो एक्सट्रीमली फास्ट है बिकॉज कंट्रोल सिस्टम आर जनरलाइज इंस्टेंटली एंड डायरेक्टली बाय फिजिकल हार्डवेयर लॉजिक। सिंपल। अगला स्टेप इसमें क्या होगा, माइक्रो प्रोग्राम ये थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करना है, फिर उनको एग्जीक्यूट करना है सिग्नल जनरेट करने के पहले, तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी किस में ज़्यादा मॉडिफाई किसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो हार्डवायर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हाईली इनफ्लेक्सिबल है क्योंकि यार एक बार जो बन गया है हार्डवायर, अब वो दोबारा इसको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। बल्कि सॉफ्टवेयर वाले में बेस्ड माइक्रो प्रोग्राम वाले में क्या है कि यहाँ पर जो माइक्रो कोड्स हैं इंस्ट्रक्शन हम उनको मेमोरी में फिर से अपडेट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आती है डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी की बात। डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी में देखो हार्डवायर है जो छोटे इंस्ट्रक्शंस के लिए तो मतलब छोटे सर्किट्स के लिए तो ठीक है, बट जैसे ही सर्किट बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगेगा, कियोटिक हो जाएगा, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट के लिए बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो कितना ही बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों ना हो, ये उतना ही हाईली स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इजी टू मैनेज रहेगा और कितने भी लार्ज कंपोनेंट हो ये इजीली इसको मैनेज करना आसान है। थर्ड इज एसोसिएटेड आर्किटेक्चर। तो अब इन दोनों से क्या क्या आर्किटेक्चर लगे हैं, तो जो हार्डवायर्ड है उसको वो यूज होता है रिस्क आर्किटेक्चर है, मतलब कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और यहाँ पर ये यूज होता है माइक्रो प्रोग्राम यूज होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसेस में यूज होता है। फिर इसका कॉस्ट फैक्टर किसका कितना है, तो हार्डवायर बहुत ही ज़्यादा चीपर है यहाँ पर क्योंकि सिंपल यहाँ पर एक क्योंकि जनरली छोटे सर्किट में यूज होता है और सिंपली यहाँ पर हार्डवायर पर रुक गए 1 2 3 फिर 1 2 3 तो 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3। अब यहाँ पर आता है सिंपल कॉस्ट फैक्टर। तो कॉस्ट फैक्टर यहाँ पर सिंपल डिजाइन के लिए हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में चीपर कॉस्ट और जैसी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगा तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है उसका पहले से ही कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले से ही एक सेकेंड स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल मेमोरीज लगेंगी इसके लिए, ठीक है, इस सिस्टम को रन करने के लिए चिप लगेगी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगेगा तो पहले ही इसका प्राइस हायर होगा। फिर डिकोडिंग मैकेनिज्म आता है, तो अब ये किस पर हैविली रिलाइज ऑन कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर डिकोडर स्टेट काउंटर टू ट्रांसलेट ऑपकोड इनटू कंट्रोल सिग्नल। तो इसमें हाईली ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर डिकोडर्स लगेंगे सारी चीज़ों को डिकोड करने के लिए। इसमें क्या होगा, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर लगे होंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि क्या करेंगे यहाँ पर एग्जीक्यूट अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर चीज़ों को डिकोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को। फिर आता है इंस्ट्रक्शन सेट का साइज क्या है, ठीक है, तो अब ये मतलब सुइटेबल किसके लिए है, लिमिटेड सिंपल और स्ट्रीम्ड लाइन इंस्ट्रक्शन सेट जो एकदम एक सीरीज वाइज इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, एक जैसे इंस्ट्रक्शन सेट सिंपल, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि हार्डवेयर तो फिक्स होता है। सेकंड इज ये यहाँ पर लार्ज कंप्यूटर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का यूज हो रहा है। फिर एरर हैंडलिंग इसकी कैसी है, तो इसमें क्या है, हार्डवेयर डिजाइन में अगर कोई भी फ्लॉ आ गया हार्डवायर्ड में तो यहाँ पर वो फ्लॉ चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बार बन गया तो बन गया, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो चेक थ्रो करनी पड़ेगी। बट अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो सिंपल हमको रोम या ईवीपी रोम है हमारी बायोस चिप यूईएफआई कुछ भी चीज़, उसको सिंपली हमको दोबारा फ्लैश कर देना है और वो दोबारा फ्लैश होते ही यहाँ पर क्या होगा, वापस से वो कोड रन करने लगेगा। फिर आता है फिजिकल एरिया चिप का, तो यहाँ पर हार्डवायर में कम फिजिकल एरिया रिक्वायर होता है। यहाँ पर एक सिंपल सिलिकॉन एक परमानेंट सिलिकॉन डाई रहती है यहाँ पर प्रोसेसर के ऊपर, हमेशा ये ऑलरेडी फिक्स रहता है। और सॉफ्टवेयर वाले में ज़्यादा यहाँ पर स्पेस लगेगा क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल मेमोरी लगेगी, यहाँ पर इसका एक कंट्रोलर लगेगा, फिजिकल स्पेस लगेगा, तो ज़्यादा जगह लेता है। सो ये था हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, आप लोग उसको एक बार देख सकते हैं, नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। और अगर क्वेश्चन इनकी बस शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है या डिफाइन करने को आता है तो सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है। सिंपल था, हार्डवेयर में हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें और माइक्रो प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज आरटीएल
वैसे तो ये एक मैं बोलूंगा बोनस एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले आया तो नहीं है, लेकिन अब इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, और इस क्वेश्चन के चांसेस इसलिए बन सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि कभी नहीं पूछा गया, तो अचानक से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमको इसको इसके लिए तैयार रहना चाहिए इस यूनिट में। तो हम सिंपल समझते हैं यहाँ पर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या है। आरटीएल डेफिनेशन है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज सिंबॉलिक एंड एल्जेब्रिक नोटेशन है जो माइक्रो ऑपरेशंस को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस को, एंड द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन रजिस्टर एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। तो जो डेटा का फ्लो हो रहा है यहाँ पर, माइक्रो सीक्वेंस हो रहे हैं, है ना, तो उन सबको यहाँ पर जो डिस्क्राइब, जो ऑपरेशंस यहाँ पर जो एक इनकी रजिस्टर्स में खुद की लैंग्वेज होती है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। जब मतलब रजिस्टर अगर कोई भी चीज ऐड हो रही है, डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर अलग अलग बिटवाइज ऑपरेशंस लग रहे हैं, लॉजिक गेट ऑपरेशंस लग रहे हैं, ये सारे ऑपरेशंस जो है ना इनको आरटीएल डिफाइन कर रहा है। आरटीएल से ही कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिंबॉलिक एल्जेब्रिक साइन प्रोसेस होते हैं फिजिकली, जो उसको सिस्टम को बता देता है कि अब ऐड होना है, अब क्या होना है। अब इसका पर्पस क्या है, तो हार्डवेयर डिजाइन इंस्ट्रक्शन, है ना, हार्डवेयर डिजाइन और जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उन दोनों के बीच उन दोनों के बीच में ये लैंग्वेज ट्रांसफर का काम करता है कि सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन आए कि प्लस होना है, डिवाइड होना है, कुछ भी होना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होना है, सिंपल ये क्या करेंगे, उस ऑपरेशंस को एट द फाइनल लेवल हमारे हार्डवेयर यूनिट को देंगे। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट या किसी चीज के लिए सर्किट बनाने की जगह कंप्यूटर आरटीएल का यूज करता है कि उसको फाइनल एक उसके हार्डवेयर आरटीएल सिग्नल मिलता है। मतलब कुछ रजिस्टर ट्रांसफर का एड्रेस, मतलब रजिस्टर ट्रांसफर का एक बार में उसको सिग्नल मिल जाए कि R1 से R2 में जाना है, या फिर R1 के डेटा को R2 में ऐड करना है, उसको एक फिक्स्ड हार्डवेयर यहाँ पर उसको मतलब एक आरटीएल सिग्नल मिलेगा आरटीएल लैंग्वेज के थ्रू, जिसको हार्डवेयर में मतलब कन्वर्ट कर देगा सिंपल। सो दिस इज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, जिसकी डेफिनेशन हमको लिखना है। तो है क्या, तो सिंबॉलिक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। पर्पस क्या है, हार्डवेयर और जो इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर है इन दोनों का ब्रिज है। और फंक्शनैलिटी क्या है, तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डायरेक्ट बता देता है कि मतलब इस चीज में ऑलरेडी डिफाइन होता है, इंस्ट्रक्शन डिफाइन होता है जो हार्डवेयर को परफॉर्म करना है। अब हम यहाँ पे सिंबॉलिक नोटेशंस देखेंगे, ये लगभग चीजें आपने पहले देख रखी है, सिर्फ सम अप करना है इनको। तो रजिस्टर्स, सिंपल यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स लगेंगे, जैसे R1 रजिस्टर, R2 मेमोरी एड्रेस, IRPC, हमने सारे ही पहले देख लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ एरो आएंगे, जैसे कि ट्रांसफर एरो, राइट साइड का एरो है, ये ट्रांसफर है, ये बताता है डेटा फ्लो कैसे होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल होगी नहीं आपको। कंट्रोल कंडीशन आती है जहां पर आपको यहाँ पर ये डबल डॉट दिखेंगे, यहाँ पर कोलन दिखेगा एक्चुअली, तो कोलन का सिंपल मतलब होता है कंडीशन ट्रू है, तो ट्रांसफर एरो है और कंट्रोल कंडीशन है। कॉमा, कॉमा बताता है कि एक साथ ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं, दो ऑपरेशंस को तो सेपरेट करने के काम आता है, अलग अलग एक टाइम दो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उसके लिए कॉमा लगा दिया हमने। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, पैरेंथेसिस, तो स्पेसिफाई करते हैं मेमोरी लोकेशन स्पेसिफिक रेंज में, कि R1 0 से 7 लोकेशन हो सकती है, कुछ भी होता है 1000 मेमोरी एड्रेस 400, कुछ भी हाइपोथेटिकल। बस इसके सिंपल चार कंपोनेंट थे, एरो था, ट्रू फॉल्स कंडीशन थी, कॉमा था जो बताता है कि कई एड्रेस हो रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन परफॉर्म, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, और ब्रैकेट्स हैं जो सिंपल मेमोरी लोकेशन बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका अगला एग्जाम्पल आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वन टू वन टू, ठीक है, वन टू, वन टू, वन टू थ्री फोर, एक बार चेकिंग भी कर लें। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग, ठीक है, वन टू वन टू वन टू वन टू, ठीक है, वन टू थ्री,
तो ये तो अभी तक क्या थे, हमारे सारे नोटेशंस थे। अब यहाँ पर हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे चीज़ों को, तो रिप्रेजेंट करने के यहाँ पर 4 तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं, आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, बस रिवाइज करते हैं। तो पहला क्या होगा, रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशंस होंगे। अब रजिस्टर ट्रांसफर में कितने सिंपल ऑपरेशंस है, बेसिक ट्रांसफर, हमने कहा R1 से R2 में डेटा गया, इसका मतलब सिंपल है, ठीक है। और मतलब कि R1 का डेटा R2 में कॉपी कर दिया और R1 चेंज रहा। कंडीशनल ट्रांसफर हमने लगा दिया, जो ऊपर देखा था कि हमने कहा R1 से यहाँ पे जो डेटा R3 में गया, अगर वैल्यू ट्रू है, मतलब कि अगर P यहाँ पर 1 है मतलब वैल्यू ट्रू है, तो R1 का डेटा R3 में उठाकर कॉपी कर दो। फिर साइमल्टेनियस डेटा ट्रांसफर, तो उसके लिए कॉमा आ गया यहाँ पर, बहुत सिंपल, कि अगर कंडीशन ट्रू है यहाँ पर, तो R1 और R2 का डेटा एग्जैक्ट सेम टाइम पर यहाँ पर कॉपी करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेमोरी ट्रांसफर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं सारी वही चीजें हो रही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे एड्रेस मतलब कि जो रजिस्टर्स हैं उनमें कैसी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, मतलब एक रजिस्टर से अगर दूसरे रजिस्टर पर कोई चीज ऑपरेशन ट्रांसफर होना है तो उसके लिए क्या चीजें यूज हो रही हैं। सो दीज रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू रजिस्टर्स एंड द मेन मेमोरी। मेमोरी एड्रेस इज ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय मेमोरी एड्रेस MAR। तो वही मेन मेमोरी से सीपीयू में जब डेटा जा रहा है तो क्या यहाँ पर RTL का यूज हो रहा है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का। तो पहले मेमोरी रीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि MDR और यहाँ पर लेफ्ट एरो, मतलब कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मतलब कि इस जो मेन मेमोरी है उसके यहाँ पर इस एड्रेस से MAR से इसका मतलब है कि इस MDR तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो वही MAR ने मेमोरी का एड्रेस दिया और मेमोरी ने MDR में डेटा उठाकर दे दिया। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी से MDR में डेटा गया, सिंपल। मेमोरी रीड हुआ, मतलब कि रीड द डेटा वर्ड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय MAR, सिंपल बात कर चुके हैं। मेमोरी राइट, तो अब मेमोरी राइट में क्या हो रहा है, MDR से उसने वापस से क्या बोला, MDR ने डेटा दिया और ये डेटा मेमोरी के पास गया कि इस मेमोरी एड्रेस पर ये डेटा स्टोर करना है, तो ये डेटा राइट हो गया मेमोरी में, सिंपल है। टेक द डेटा करंटली रिसाइडिंग इन MDR में जो डेटा है और उसको दोबारा ही स्पेसिफिक MAR मेमोरी एड्रेस लोकेशन पर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पर लिखना है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस ले जाएगा किस डेटा को मेमोरी में इस एड्रेस पर लिखना है। फिर आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये भी आपने पढ़ रखे हैं, मतलब ये पूरा आंसर आपने पहले ही पढ़ रखा है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है, वही ALU ऑपरेशंस। एडिशन सिंपल क्या है कि R1 और R2 को, इसका मतलब R1 R2 को ऐड करो और उसकी वैल्यू R3 में स्टोर कर दो। कंटेंट ऑफ R1 R2 को स्टोर करो, R3 में स्टोर कर दो, ऐड करके स्टोर कर दो। हमने कहा सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन सिंपली कैसे करना है, यहाँ पर R1 और किसी चीज को माइनस करते हैं तो उसका 2s कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। तो R1 प्लस R2 बार का मतलब क्या होता है, मतलब R2 का अपोजिट और या फिर इनवर्स, और इनवर्स प्लस 1, तो ये होगा 2s कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया इसका 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया सिंपल। हमने मतलब कि हमने इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि नेगेटिव है, तो R1 माइनस समथिंग समथिंग, इसको R3 में स्टोर करना है। हमने कहा इंक्रीमेंट ऑपरेशन, कितना सिंपल ऑपरेशन है कि जैसी एक साइकिल हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर +1 हो जाता है और वो अपडेट हो जाता है, अगला इंस्ट्रक्शन आ जाता है। अगली ऑपरेशन से लॉजिकल ऑपरेशन, ये भी आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, तो कितना इजी आंसर था। अब यहाँ पे क्या होता है, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर में क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल मीनिंग है कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन है, इसका मतलब कि R1 और R2 के ऊपर क्या करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाना है। बिटवाइज जोर ऑपरेटर, हाँ ये प्लस अलग होता है और ये जो होता है ये जोर ऑपरेशन होता है, सर्कल के अंदर प्लस, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। तो ये सर्कल के अंदर प्लस होता है, ये जोर ऑपरेशन है। सो R1 प्लस R2, सिंपल हमने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लगाया। और शिफ्ट ऑपरेशन, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमने SHL मतलब शिफ्ट लेफ्ट, तो R1 को लेफ्ट कुछ शिफ्ट करना है, मीनिंग शिफ्ट ऑल द बिट्स ऑफ R1 पोजीशन टू लेफ्ट, और उसको फिर इफेक्टिवली 2 से मल्टीप्लाई कुछ भी करना है, ऑपरेशन हम कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज अ बस स्ट्रक्चर। तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। बस स्ट्रक्चर सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पर जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है इसको आपको जरूर पढ़ना है। बस का मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपस में सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये आपस में कनेक्टेड कैसे है, इस बहुत छोटे वायरस के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सारे कंपोनेंट्स जिसकी सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस, सब कुछ कनेक्टेड है बहुत सिंपल वायरस के थ्रू। और इन कॉमन सेट ऑफ वायर्स को हम सीधा बोल देते हैं सिस्टम बस। बस के थ्रू कनेक्टेड है। अब सिस्टम बस के यहाँ पर 3 पार्ट है। 3 पार्ट कैसे, बहुत सिंपल लॉजिकली समझना है चीजों को। पहला है डेटा बस, दूसरा एड्रेस बस, तीसरा कंट्रोल बस। डेटा बस सिंपली क्या करती है, अगर यहाँ पर डेटा एक्चुअली सीपीयू से मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी से सीपीयू के पास, हो सकता है इनपुट आउटपुट से सीपीयू के पास जाए, या इनपुट आउटपुट से एक्चुअली मेमोरी के पास जाए। तो डेटा जो होता है वो दोनों तरफ एक्सचेंज होता है। इसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल पाथवे। मतलब डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, 32 बिट, 64 बिट, कितने की भी हो, वो हमारे सिस्टम के हिसाब से होती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंस थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पर जो से जो हमारी डेटा बस है, डेटा बस की कुछ बिट्स भी होगी, 32 बिट, 64 बिट्स, जो कि कितना डेटा जाएगा ये डिटरमाइन करेगी। डेटा चला गया तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि हम लोग पुराने आंसर से रिलेट करते हैं, हम डेटा भेज रहे हैं। फिर एड्रेस भी चाहिए हमको, तो यहाँ पर आ गई एड्रेस बस। ये यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल क्यों, यूनिडायरेक्शनल पाथ में सीपीयू से इसका डायरेक्शन होता है मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से पेरिफेरल्स तक। सिंपल है, सीपीयू को कितना सिंपल है कि एड्रेस यहाँ पर मिल गया है, सीपीयू क्या करेगा, उस एड्रेस तक जाएगा, उस आईओ लोकेशन तक जाएगा या उस मेमोरी लोकेशन तक जाएगा। वहां पर जो भी करंटली डेटा होगा है ना, वो डेटा बस के थ्रू आ जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रखा गया है। फिर थर्ड आती कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस इसलिए क्योंकि सारे सिस्टम एक साथ इंटरकनेक्टेड है, एक ही बस है, उसी में मेमोरी लगी है, कॉमन बस, उसी में यहाँ पर इनपुट आउटपुट लगे हुए हैं, उसी में सारे इंटरप्ट सिग्नल आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक हमको कंट्रोल यूनिट चाहिए थी, कंट्रोल बस, जो क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल लेकर आती है कि कब क्या चलेगा। अब मेमोरी चलेगी, अब स्टोरेज में डेटा ट्रांसफर होगा, अब रीड एंड राइट ऑपरेशन होगा। सिंपल कंट्रोल बस, कितना आसान था। डेटा चाहिए हमको, उसके लिए एड्रेस चाहिए, और दोनों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल बस चाहिए, खत्म। फिर यहाँ पर आता है कि हाउ। अब ये सीपीयू एक्चुअली कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है, ठीक है, मतलब बसेस हेल्प कैसे करती हैं। तो बहुत सिंपल है, बसेस हेल्प कैसे करती हैं। बस का यहाँ पर काम है 3 चीजें, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एड्रेसिंग, पहली चीज, सीपीयू प्लेसेस अ स्पेसिफिक एड्रेस, सीपीयू स्पेसिफिक एड्रेस रख देता है, ठीक है, एड्रेस बस में। सेकंड थिंग इज सिग्नलिंग, सीपीयू असर्ट द रीड सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल बस। तो जो कंट्रोल बस थी उससे रीड सिग्नल उसको भेजता है, इन्फॉर्म करता है, और डेटा को रिट्रीव कर लेता है, उठा लेता है वहां से। फिर यहाँ पर ट्रांसफरिंग, डेटा ट्रांसफर होना है। अब मेमोरी ने यहाँ पर क्या किया, एड्रेस लोकेट कर लिया है, तो डेटा बस क्या करेगी, वहां से डेटा लेकर आ जाएगी। रिसीव कैसे करना है हमको, यहाँ पर सिंपल, सीपीयू यहाँ पर रीड करेगा डेटा को, सीपीयू रीड्स द डेटा फ्रॉम डेटा बस, और उसको हमारे आईआर में स्टोर कर लेगा और डिकोड कर देगा। तो हमने जो पहले चीजें पढ़ी उन्हीं से अगले आंसर भी कनेक्टेड थे, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फिर अब यहाँ पर हमको पढ़ना है, यहाँ पर पार्ट 2 इसका एड्रेसिंग मोड्स। हमको कुछ यहाँ पर एड्रेसिंग मोड्स पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, हम इनको भी समझते हैं। अब एड्रेसिंग मोड क्या है, हमने पहली ऑपरेंड और ऑप्ट कोड पढ़ा था। तो जो हमारा ऑपरेंड डेटा है ए एंड बी, उस ए एंड बी, उस जो डेटा है, उस डेटा को यहाँ पर जो हमारा सीपीयू है वो किस तरीके से उसके पास वो डेटा आता है, उसको कहाँ वो डेटा स्टोर्ड है एक्चुअल, मतलब उस डेटा का इफेक्टिव एड्रेस क्या है, फाइनल वो डेटा कहाँ मिल रहा है। तो ये हम यहाँ पर निकालते हैं यहाँ पर एड्रेसिंग मोड्स के थ्रू, मतलब कि अलग अलग मोड्स का यूज करते हैं उस डेटा के फाइनल एड्रेस को निकालने के लिए। सिंपल यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एड्रेसिंग मोड रूल्स जो स्पेसिफाई करते हैं सीपीयू के इफेक्टिव एड्रेस उस डेटा का कैसे मिलेगा। सिंपल की मोड्स कौन कौन से हैं, पहला मोड है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ।
मतलब जो इंस्ट्रक्शन आया ना उसी में वो डेटा था, ए और बी उसी में था, इंस्ट्रक्शन आया ऐड करने का उसी में 5+3 उसी में वो पूरा डेटा प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल था। सिंपल है, डेटा ऐड 5, तो उसने वैल्यू 5 को ऐड किया और एक्यूमुलेटर में रख दिया। दूसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट। इसका है द इंस्ट्रक्शन कंटेन द एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस। इंस्ट्रक्शन में क्या था, सिंपल मेमोरी एड्रेस था, तो उस मेमोरी एड्रेस पे यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें मेमोरी एड्रेस था लोड 1000, तो सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर एड्रेस 1000 पर जाएगा और उस डेटा को एक्यूमुलेटर में लेकर आ जाएगा। फिर आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट का मतलब समझ गए हम, लाइक यहाँ पर जो डेटा है वो डायरेक्टली स्टोर नहीं है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन विच इन टर्न कंटेन द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आया उसमें क्या था, एड्रेस था और उस एड्रेस के ऊपर भी एक एड्रेस स्टोर था। मतलब कि सीपीयू के पास एक एड्रेस आया, ठीक है, उसने यहाँ पर अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट किया कि इस एड्रेस पर जाओ, उस एड्रेस पर भी उसको एक और एड्रेस मिला और वो जो एड्रेस है वो असली डेटा का एड्रेस है, तो फिर वहां से वो अगले एड्रेस पर जाएगा और उस डेटा पर जाएगा। बहुत सिंपल था। अगला आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। तो इसका क्या कंसेप्ट है, the operand is held in a CPU register named in the instruction. Wow, this is the fastest mode because it require no memory address. तो यहाँ पर एड्रेस डायरेक्टली क्या है, ऑलरेडी जो CPU रजिस्टर है उसमें डायरेक्टली स्टोर है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई मेमोरी एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली रजिस्टर में हमको मिल जाएगा। एग्जाम्पल है ऐड R1 R2 पहले से ही रजिस्टर में है तो डायरेक्ट उसको डेटा मिल गया। फिर आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर है वो यहाँ पर मेमोरी एड्रेस, पहले क्या था, ऊपर जो ऑपरेशंस आ रहे थे, इंस्ट्रक्शन जो आ रहे थे उनके अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस था या डेटा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रजिस्टर के अंदर डेटा ही रजिस्टर रिलेटेड है। सो कंफ्यूज नहीं होना है हमें इसमें। इनडायरेक्ट मोड में क्या हुआ, वो जो सीपीयू रजिस्टर में क्या था, मेमोरी एड्रेस था, ये बोलेगा कि इस मेमोरी एड्रेस से डेटा लेकर आओ और उसको यूज करके एग्जीक्यूट करो। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, या इसको कहते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये क्या करता है, इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कि इसमें क्या होता है, हम इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने कहा कि एक इस मेमोरी लोकेशंस पर जाओ और उसमें 1 ऐड कर दो या 2 ऐड कर दो।